क्या आप परेशान है केमिस्ट्री के उन टॉपिक से जो कर देते हैं आपके दिमाग की दही? एग्जामट्रॉन है तो डरना कैसा? जी, एग्जामट्रॉन ला रहा है केमिस्ट्री के उन टॉपिक्स की सीरीज जो है बहुत ज्यादा ट्रिकी और साथ ही साथ ऐसे टॉपिक्स जो आते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड लेट्स स्टार्ट दी सीरीज। तो लीजिए, आपके सामने है दो टॉपिक, आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा नाम इसका है आयनाइजेशन पोटेंशियल, और इसको हम कॉमनली आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में कभी आपने देखा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी को आप डेल्टा एच आई करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहां पर आप आई पी कह सकते हैं इसको, और यहां पर आप आई ई कह सकते हैं, इसको भी आप आई ई कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके इनिशियल्स हम ले लेंगे। यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप ई करके कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप डेल्टा ई जी एच कर लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि इस पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, यहां पर नॉट लग जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आता है, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ आता है, इसका मतलब आयनेशन एंथैल्पी की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, या फिर आयनेशन पोटेंशियल की बात हो रही है। और अगर आप यहां पर बात करें, इस तरह से कुछ लिखा आता है, ये आता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब होता क्या है वो हम समझ लेते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं, वन बाय वन इनको पॉइंट बाय पॉइंट हम करेंगे, क्योंकि हमने अक्सर जो है इसको होल टॉपिक करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। सारा टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन हम इसको कंपैरिजन और इसके सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज के साथ करेंगे। क्या है, देखिए, पहला पॉइंट मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं कि आयनाइजेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है। मतलब हमारे पास कोई एटम है, लेट इट बी, हमारे पास कोई एटम ए है, और एटम ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकला निकला तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बाहर निकल गया और इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अभी इसमें कुछ कमी है। क्या कमी है? इसकी डेफिनेशन हमें कमी बता रही है, और वो ये कि ये होना चाहिए गैसियस फॉर्म में। इसमें होना चाहिए गैसियस फॉर्म में। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the amount of energy required to eject the electron from an isolated gaseous atom। यानी एक आइसोलेटेड, यानी एक अकेले, आइसोलेट मतलब अकेला, गैसियस एटम, कभी कोई दूर दूर होगा तो वो गैसियस फॉर्म में होगा, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जो आप एनर्जी लगा रहे हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो आप उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। अच्छा, कभी भी हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अब मान लीजिए आपने वो निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर सोडियम ले लूं, देखिए मैं यहां पर बोर मॉडल के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाह रहा हूं। ये हमारा न्यूक्लियस है और यहां पर आपके दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और फिर उसके बाद हमारे सोडियम के नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एंड देन उसके बाद हमारे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर ये सोडियम का एक बोर मॉडल है। अब आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, इसको आप निकालेंगे। पहले इसको अकेला करेंगे, आइसोलेट करेंगे, गैसियस फॉर्म में लेकर जाएंगे, उसके बाद जो एनर्जी लगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, इसको Na+ बनाने के लिए जो एनर्जी लगा, आप उसको कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने बात कर ली। ठीक है, अब दूसरी बात, जब ये निकल गया, अब यहां पर तो कुछ नहीं है ना, जब यहां पर कुछ नहीं है तो ध्यान रखिएगा ये शेल जो है वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा, जो मर्जी कहना है आपने, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, आपके पास Na+ बचा, और आप देख रहे हैं ना, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गया साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहां पर साइज का कंसेप्ट भी आ रहा है और यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट भी आ रहा है। अब देखिए, हम जानते हैं इससे सिमिलर कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना भाई, हाँ, नेऑन क्या होता है, नेऑन ऐसा ही तो होता है ना, नेऑन का आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, फर्स्ट शेल में सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने, Na+ ने अटेंड कर लिया। ठीक है, अब किसी ने कहा भाई ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन और निकालो। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं, चलिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये फर्स्ट था तो ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? पहले तो एक अवेलेबल इलेक्ट्रॉन था, उसे आपने जब निकाल दिया, अब अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना पड़ेगा, तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो एनर्जी जो होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तब जाकर एक इलेक्ट्रॉन आप अगला निकाल पाएंगे। ठीक,
चलिए आपने एक और निकाल लिया, अब अगले निकालने के लिए और एनर्जी चाहिए, फिर वो निकाल लिया, अगले निकालने के लिए और एनर्जी चाहिए। अब आप निकालते जाइए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा साइमल्टेनियसली आप नहीं निकाल सकते, आपको वन बाय वन एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो कोई आयनाइजेशन एंथैल्पी आप अप्लाई करके आयन में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, फर्दर मोर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाया, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जब लगाया, अगला वाला उससे ज्यादा होगा, अगला वाला उससे और ज्यादा होगा, अगला वाला उससे और ज्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते रहेंगे, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑब्वियसली, तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते रहेंगे, तो वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक, अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। बार बार मैं स्विच करता रहूंगा सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी समझाने के लिए। अब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं बच्चे, तो ये क्या है, यहां पर आप उल्टा कर रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, है ना, यहां आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उल्टा दे रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन। और मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, आपने, आपके पास एक एटम है, लेट इट बी, मैं एटम ए ही ले लूं, है ना, और आपने इसको अब इलेक्ट्रॉन गेन कराया। देखो यहां लॉस हो रहा है, तो लॉस होने के बाद यहां आएगा, गेन कराओगे तो गेन तो पहले ही होगा ना, तो वो यहां पर आएगा। अगेन ये गैसियस फॉर्म में होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका आयन। आयन कौन सा, ये बन गया अनायन, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहां पर भी डेफिनेशन जो है वो ऐसा ही है कि द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इन एन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म टू फॉर्म एन अनायन। आप सिंपल अपने वर्ड्स में जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, आपको बस याद रखना है चीजों का, तो यहां पर कोई इस तरह का आएगा नहीं, बट आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कंसेप्ट आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखो अब आता है यहां पर कंफ्यूजिंग पार्ट। यहां पर जब मैं आपको कहूंगा, मैं कहूंगा यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या कह रहा हूं बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड का मतलब हमेशा चाहिए, यानी आप कोई भी एटम ले लो, आप मेटल ले लो, नॉन मेटल ले लो, मेटलॉइड ले लो, आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको, आप जो है ना उल्टा वो एटम एनर्जी आपको दे दे, आप उसका इलेक्ट्रॉन निकालने आए, एटम कह रहा है नहीं नहीं मैं तो खुद एनर्जी तुम्हें दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको किसी की कोई चीज लेने के लिए हमेशा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन पहला निकालें, दूसरा निकालें, 10वां निकालें, आपको एनर्जी लगानी ही पड़ेगी, ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। यानी ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी जो आपका डेल्टा आई एच है ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, आपको हमेशा देना ही पड़ेगा, एंथैल्पी चाहिए चाहिए। अब मैं आ रहा हूं कहां, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। यहां ट्विस्ट है, यहां अब आप ये मत सोचिएगा कि यहां पर अगर रिक्वायर्ड है तो यहां पर जो है वो लेना पड़ेगा हमेशा, नहीं, यहां पर वर्ड है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। अब चेंज की जब भी बात करते हैं तो दो तरीके का हो सकता है ना भाई, हम कहते हैं अपने फ्रेंड को भाई तुम तो चेंज हो गए, तो ये नेगेटिव सेंस हो सकता है, या फिर हम एक पॉजिटिव सेंस में कहते हैं हमारे दोस्त तो चेंज हो गया, तो कोई भी चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहां पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चेंज देखेंगे। अब बात यह है कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये तो पता लग गया कि यहां पर एनर्जी हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी है वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव किस केस में होगा, देखिए पहले इसको समझिए, आप यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना। अब हमारे पास मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट्स हैं जिनमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो खुद बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन छीनना चाहता है किसी का भी हो, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन छीनना चाह रहे हैं।
तो ऐसे सिनेरियो में जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे, तो जैसे ही आप फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देंगे, फ्लोरीन एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद सेटिस्फेक्शन उसे होगा और वो अपने अंदर की नेगेटिविटी सारी बाहर निकाल देगा। इसीलिए जो एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट है, जब आप उन्हें इलेक्ट्रॉन देंगे तो सेटिस्फाई होंगे और उस सेटिस्फेक्शन में वो अपने अंदर से नेगेटिविटी रिलीज करेंगे। आप भी खुद सोचिए कि आपको कोई चीज चाहिए, आपको कोई चीज चाहिए और वो आपको मिल जाए तो एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपके अंदर जो जो नेगेटिविटी थी वो बाहर निकलेगी। इसी तरह एलिमेंट का सिनेरियो है, एलिमेंट को जब आप इलेक्ट्रॉन दें और वो लेना चाह रहे हैं तो, और जगह भी है उनके पास, परिस्थितियां उनकी अनुकूल हैं, तो ऐसे सिनेरियो में वो अपने अंदर से एनर्जी निकालेंगे। अब कौन नहीं निकालेगा वो पॉइंट है। नोबल गैसेज हैं, वो कह रही है भाई मेरे पास कंप्लीटली फिल्ड शेल है, मुझे चाहिए ही नहीं, ना तो मुझे इलेक्ट्रॉन देना किसी से ना इलेक्ट्रॉन लेना। अब आप उसके ऊपर चढ़ गए, आप कह रहे हैं नहीं भाई इलेक्ट्रॉन लो, अब आप जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई खाना खाया हुआ है, वो कह रहे हैं भाई मेरा पेट भरा हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं भाई हमने तो बड़े प्यार से बनाया तुम्हारे लिए, खाओ खाओ। अब आप जबरदस्ती उसे खिला रहे हैं। ठीक है, तो जबरदस्ती करेंगे तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, ये प्रोसेस हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक और ये आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखो ऑलवेज एक्सोथर्मिक नहीं है, ऑलवेज एंडोथर्मिक नहीं है। अभी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो ये एंडोथर्मिक का कौन कौन आ गया इसमें? इसमें आ गए भाई सेकंड ग्रुप एलिमेंट। क्यों सेकंड ग्रुप एलिमेंट? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं सेकंड ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं उनका जो एस सबशेल होता है, एस सबशेल, वो पूरे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो एस सबशेल भरा होता है। अब आप उसको कह रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन लो, अब वो एस सबशेल तो भरा हुआ है, तो अल्टीमेटली उसे इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो कहां जाएगा? वो अगले पी में जाएगा, और हो सकता है वो इनिशियली वाला हो तो पी हो भी ना उसके पास। ठीक है, तो आप यहां पर एनर्जी लगाएंगे। और कौन सा हो सकता है? और हो सकता है नाइट्रोजन की फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन की फैमिली में नाइट्रोजन, अच्छा फैमिली मैंने बोल दिया, नाइट्रोजन की फैमिली में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उसको पॉजिटिव एंथैल्पी प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि नाइट्रोजन के पास है पी हाफ शेल, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं सेम स्पिन में। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इसके पास पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑलरेडी हमें पता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को क्यों डिस्टर्ब करना चाहेगा? वो सेटिस्फाइड है। आप कह रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन लो, तो ऐसे सिनेरियो में दूसरा ये कि छोटा साइज है इसका, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वो लेना पसंद नहीं करेगा। और फिर तीसरा केस जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फुलफिल्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम चलते हैं, ये डेफिनेशन हमें समझ में आ गया, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है? वो है जब हम एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया हमने, है ना, मिसाल के तौर पे आपने फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फ्लोरीन ने एक एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन गैसियस स्टेट में, उसने F माइनस बना दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये भी जानते हैं फ्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? फ्लूएस 2 2p6, है ना, पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया उसका सेकंड शेल का। अब फर्दर इलेक्ट्रॉन देंगे, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका भी हो गया। अब फर्दर इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा? इलेक्ट्रॉन तो उसके नेक्स्ट शेल में जाएगा ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती उसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में फ्लोरीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट इज व्हाई यू विल नेवर सी के F2 माइनस कभी आपने देखा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है फ्लोरीन के साथ। ठीक है, दूसरी बात यह कि मान लीजिए आप कहे भाई यहां पर तो स्पेस नहीं था, ऑलरेडी कंप्लीटली फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ऑक्सीजन के केस में हम देख लेते हैं, भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ऑक्सीजन क्या बन गया? माइनस बन गया, गैसियस स्टेट में है, ध्यान रखिएगा। अब
फर्दर आपने जब इसे इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी उसे दे चुके हैं, तो ऑक्सीजन है स्मॉलर साइज का, क्योंकि वो आप देखेंगे पूरी फैमिलीज में ये फर्स्ट एलिमेंट्स है, इनके साइज बहुत छोटे हैं, सेकंड जो है ग्रुप ही है इनके पास, साइज बहुत छोटा है। अब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे दिया तो वो ऑलरेडी उस स्पेस में आ चुका है। अब अगला जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके लिए तो जगह है ही नहीं, क्योंकि छोटा स्पेस है। तो अब एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से पहले ही जो इन्होंने सीट घेर रखी है, वो उसको मना करेंगे, भाई मत आ। तो अब आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा उसे अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को एटम के देने के लिए। ऐसे सिनेरियो में अगेन क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सेकंड केस में, वो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में ऐसा होगा, जितने भी एलिमेंट हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, नो एक्सेप्शन, जितने भी एलिमेंट हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी एंडोथर्मिक होगा। और इस पर क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कंसेप्चुअली क्वेश्चन बनता है, एसेशन रीजन हो सकता है, और इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फर्स्ट वाला, लेकिन सेकंड वाला या उसके बियॉन्ड भी, आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बात करो, तो वो हमेशा क्या होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, और उसमें दिया होता है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आप ध्यान रखिएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। चलिए फर्दर मूव करते हैं और इसको आगे इलेबोरेट कर पढ़ते हैं। Let's talk about factors affecting ionization enthalpy and electron gain enthalpy। तो 5 पॉइंट्स हैं, पांचों पॉइंट सिमिलैरिटी के हैं। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी बहुत जो डिसिमिलैरिटी है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सिमिलैरिटी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज पर डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे छोटा साइज होगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करने के लिए, दैट इज वाई साइज पर डिपेंड कर रहा है, भले वो एटम का हो या फिर आयन का हो। फिर आप देखें इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी साइज पर डिपेंड कर रहे हैं, जितना छोटा जो एटम है होगा उसमें आप इलेक्ट्रॉन जैसे ही देंगे वो फौरन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करेगा। दैट इज वाई जो 17th ग्रुप है, सबसे छोटा ग्रुप जो है साइज में, वो बाकी ग्रुप के मुकाबले ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकालता है। यहां पर मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ध्यान रखिएगा, जब भी पूछने में आएगा तो सेंस लगाइएगा वो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन कभी दे भी सकता है या फिर नहीं भी दे सकता, ये आपको समझना होगा, क्वेश्चंस को करने पर, प्रैक्टिस होने पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जो इफेक्टिव चार्ज आउटर मोस्ट शेल पर लग रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स पर लग रहा है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और वो जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ऐसे सिनेरियो में आपका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। फिर हम बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज को रोकते हैं, स्क्रीन करते हैं, ठीक है, तो बाहर वालों पर वो कम जाने देते हैं, तो बाहर वालों पर कम जाएगा, तो जितना कम जाएगा उतना ही जो इलेक्ट्रॉन होंगे लूजली बॉन्ड होंगे, इजीली निकल जाएंगे। तो जैसे जैसे शेल अब नीचे आएंगे, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे, वैसे वैसे शेल बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है ज्यादा होती जाएगी, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो स्क्रीन करेंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जो न्यूक्लियर चार्ज है बाहर तक कम जाने देंगे और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जाएंगे। इसीलिए जब आयनाइजेशन एंथैल्पी जाहिर सी बात है वो कम होता जा रहा है नीचे जाते में, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, ठीक है। एक कंसेप्ट हमारा ये भी आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टेबिलिटी किस तरह से जो है इसमें रोल प्ले करती है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। फिर हम बात करें पेनिट्रेशन इफेक्ट, यानी आप देखें सबसे पहले एस आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है, तो आपको एस के लिए अंदर तक पेनिट्रेट करना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड मोर, ठीक।
तो पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो आप देख लीजिए, ये ट्रेंड है। इनमें पेनिट्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम आयनाइजेशन थेरेपी को डिस्कस करेंगे। तो एस में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा चाहिए होगा आपको एनर्जी, पी में उससे कम, डी में उससे कम, और एफ में उससे भी कम। इसी तरह से यहां पर सिमिलरली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी यहां पर डिसाइड करेगी कि कोई आयनाइजेशन एंथैल्पी हो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। और पेनिट्रेशन इफेक्ट भी यहां पर सेम रोल प्ले कर रहा है। यहां पर भी आप देखेंगे जैसे जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बढ़ेगा। ठीक, चलिए अब डिस्कशन करते हैं हम इसका अगला, और वो क्या है, स्टेबिलिटी की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चलिए कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं, और यहां पर आप देखेंगे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और साथ ही साथ आप फॉस्फोरस और सल्फर के बीच में देखेंगे। पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखें तो नाइट्रोजन का आप देखेंगे हाफ फिल्ड शेल है, और यहां पर आप देखेंगे ये जो है वो पार्शियली फिल्ड है। तो जाहिर सी बात है हाफ फिल्ड शेल आर मोर स्टेबल। इस वजह से जो आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन का वो ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप देखें ये अब जो है हाफ फिल्ड हो गया, और ये जो है अब पार्शियली फिल्ड हो गया। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में वो अब ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। सिमिलरली फॉस्फोरस और सल्फर के केस में फर्स्ट वाली फॉस्फोरस की होगी और सेकंड वाली ऑक्सीजन की तरह सल्फर की होगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट केस पर, और नेक्स्ट केस है हमारा सोडियम। सोडियम और आपका बेरिलियम। आप देखेंगे यहां पर जो है 1 इलेक्ट्रॉन है 2s1, और यहां पर जो है 2s2 है। ठीक, अब यहां पर आपने जब बात करी आयनाइजेशन फर्स्ट और आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, दोनों के सिनेरियो में ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो है इलेक्ट्रॉन निकलकर ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला गया अगेन। तो आप पाएंगे कि अब जो है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसका वो ज्यादा हो जाएगा, जबकि ये पार्शियली फिल्ड है तो ये कम रहेगा। अब इसी के सिमिलर आप सोडियम के नीचे आप देखें तो पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम को आप जो कंपेयर कर लें वो मैग्नीशियम से कर लें। ठीक है, फिर इसी तरह से आप और दूसरे एलिमेंट्स को देख सकते हैं। जब भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आए और वो आपसे सिंपली है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, आपको सिंपली क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल की लिख लेनी है और फिर उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है ऑब्वियसली उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा ही। तो चैंपियंस, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कुछ एक्सेप्शंस। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो किसी भी ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसका साइज छोटा होता है, जिस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है मुश्किल से आता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो उसका कम हो जाता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप देखेंगे फ्लोरीन का हाई होना चाहिए था, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनफैक्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जेड इफेक्टिव बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेस छोटा है, स्मॉलर साइज है। इस वजह से फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का हो जाता है, और क्लोरीन फिर मैक्सिमम यहां पर आप देखेंगे ट्रेंड में शो करता है। और वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का इन सबसे कम है, यानी सल्फर का सबसे ज्यादा, उसके बाद एसी, उसके बाद पीई, और उसके बाद ऑक्सीजन, ये ट्रेंड आएगा। ठीक है, बाकी जो भी ग्रुप है उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है एक्सेप्शनली स्मॉल होने की वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है, उससे नीचे वाले का उससे ज्यादा होता है। चलिए एक सिमिलैरिटी देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। एक कंसेप्ट है, क्या है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, देखिए आपने क्या किया, आपने एक एटम था उसमें इलेक्ट्रॉन निकाला, निकालने के बाद वो क्या बन गया, ए प्लस बन गया गैसियस स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब इसका आपने नाम क्या दे दिया, आपने कहा भाई ये तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, अब आपने क्या कहा भाई ए प्लस, ए प्लस में यानी इस कटायन में जब वापस से आप इलेक्ट्रॉन देंगे, अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बन गया वापस से ए, गॉट इट। और इसको मैं क्या कहूंगा, डेल्टा Eg H। ठीक, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, डेल्टा IH विल बी नेगेटिव ऑफ डेल्टा EgH, या फिर आप ये कह सकते हैं -IH विल बी डेल्टा Eg। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और वापस से जब आप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो जो एनर्जी चेंज आता है वो सेम आएगा। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले आपने लगाया था उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चैंपियंस, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इनकेस कोई डाउट होता है आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि कोई आपका डिफिकल्ट टॉपिक हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती हो, मैं कोशिश करूंगा उसे समझाने की। बाकी मैं अपनी तरफ से 30 दिनों में बहुत कुछ लाने वाला हूं आपके लिए, ताकि आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा है।